पहला अध्याय लेते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। सबसे पहले तो हम कंप्यूटर की परिभाषा जानते हैं कि कंप्यूटर बोलते किसे हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलता है। कहने का अर्थ है कि जो भी डेटा होगा उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदल देगा। आइए देखते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो भूमिका के आधार पर दो प्रकार से बांटा जाता है कंप्यूटर को। एक तो डेटा प्रतिनिधित्व के आधार पर, दूसरा गतियों आकार के आधार पर। इसको अनुप्रयोग के आधार पर भी कह सकते हैं। तो जो डेटा प्रतिनिधित्व के आधार पर है, इसको हम तीन भागों में फिर आगे बांटते हैं। कौन सा? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। आकार के आधार पर हम कितने भागों में बांटते हैं? तो चार भागों में, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। इसको हमें कैसे पढ़ना है? तो सबसे पहले वाले को लेंगे हम डेटा प्रतिनिधित्व के आधार पर। इसमें तीन प्रकार है, पहले इसको देखेंगे, फिर इसको, इसके जो चार भाग है इनको देखेंगे। तो पहला टाइप देखते हैं डेटा प्रतिनिधित्व के आधार पर कंप्यूटर। हमने कितने भागों में बांटा था इसको? तीन भागों में। कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो इसमें लेते हैं पहला एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर भौतिक घटनाओं में परिवर्तनशीलता पहलुओं को जानने में काम में लिया जाता है। जैसे मतलब फिजिकली मेजरमेंट के लिए इसको उपयोग में किया जाता है। कौन कौन से? जिस टाइप से हम देखें तो थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर, ये सब क्या है? ये एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। ये अंकों पर कार्य नहीं करते हैं। और मेनली ये क्या है? भौतिक राशियों के मापन के लिए उपयोग किया जाता है। किसको? एनालॉग कंप्यूटर को। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी के सिद्धांत पर कार्य करता है। बाइनरी अंकों के आधार पर काम करता है। बाइनरी अंक कौन कौन से होते हैं? 0 1। याद रखना, ये डायरेक्ट भी पूछ ले सकते हैं कि बाइनरी अंक कौन कौन से होते हैं। तो 0 और 1। प्रोसेस होने के बाद डेटा संख्या, अक्षर, संकेत के रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे डिजिटल घड़ी। जो डिजिटल घड़ी है वो डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। इसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये क्या है? ये एनालॉग और डिजिटल का मिक्स है। इन दोनों को तकनीकों का इसमें प्रयोग किया गया है। जैसे ईसीजी हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, रडार हो गया, और ये चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने देखा डेटा प्रतिनिधित्व के आधार पर तीन प्रकार के कंप्यूटर थे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग के क्या क्या उदाहरण थे? जैसे थर्मामीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया। कहने की बात है कि भौतिक राशियों का जहां भी आयतन मापन करने की कोई दिया होगा तो वो एनालॉग कंप्यूटर का ही उदाहरण होगा। डिजिटल में क्या होता है कि इसमें बाइनरी अंकों के आधार पर काम करता है, ये 0 और 1 के, और इसका उदाहरण क्या है? डिजिटल घड़ी। उसके बाद में हाइब्रिड देखा। हाइब्रिड का क्या होता है कि ये दोनों का मिक्स होता है, और जैसे ईसीजी हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, रडार हो गया, या चिकित्सा क्षेत्र में जो भी उपयोग करते हैं वो सब के सब क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखते हैं गति और आकार के आधार पर कंप्यूटर। तो हमने बताया था चार प्रकार के होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। अब देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। जो पीसी होता है वो माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर, एटीएम भी इसी श्रेणी में आता है। पहला माइक्रो प्रोसेसर 1970 में इंटेल द्वारा विकसित किया गया, इंटेल 400। और भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? तो टिफरैक। इसको जो TIFRAC कैपिटल में लिखा हुआ है, टिफरैक बोल दो या आप किसी रूप में याद कर लो। टिफरैक क्या है? भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर। अब देखते हैं मिनी कंप्यूटर। यह एक साथ सैकड़ों यूजर को सपोर्ट करता है। यह छोटे व्यवसाय के लिए बहुत उपयोगी है। और उसके उदाहरण क्या क्या है? CDC 160A, PDP 11। ये दोनों किसके उदाहरण है? मिनी कंप्यूटर के। तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। यह एक शक्तिशाली बहुदेशीय कंप्यूटर है जो एक साथ हजारों यूजर को सपोर्ट करता है। यह इससे बड़ा है, इससे ये बड़ा है। यह बड़े संगठनों, बैंकों में काम में लिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मिनी का बड़ा रूप क्या है? मेन फ्रेम। अब देखते हैं सुपर कंप्यूटर। सबसे तेज, बहुत महंगे कंप्यूटर है। ये मल्टी प्रोसेसर भी होते हैं। और इसका उपयोग क्या है? मौसम पूर्वानुमान, साइंटिफिक यूजेज, रॉकेट, इन सब में इनका प्रयोग किया जाता है। इनकी स्पीड है वो फ्लॉप्स और पेटा फ्लॉप्स में नापी जाती है। ये आप याद रख लेना, कहीं कहीं एग्जाम्पल के रूप में आ सकता है कि फ्लॉप्स निम्न में से किस कंप्यूटर की मापने के लिए काम में लिया जाता है। तो किसको? सुपर कंप्यूटर को। आइए कुछ फैक्ट्स हैं वो देखते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम 8000। ये 800 नहीं है, 8000 है। अगला पॉइंट है भारत के सुपर कंप्यूटर अन्य कौन कौन से? तो परम हो गया, अनुपम हो गया, ये भी क्या है? सुपर कंप्यूटर है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम सिद्धि। क्या? परम सिद्धि। और दुनिया का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है वो है EI कैपिटन बोल दो, L कैपिटन बोल दो। आपको याद क्या रखना है? आपको कैपिटन याद रखना है। और ये कब की बात है? ये 2025, एकदम लेटेस्ट है। अगला फैक्ट है डिजिटल डायरी एक माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार है। जो डिजिटल डायरी होती है वो एक माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो कोलोसस था ये। इसको आप दो बार लिख के देख लो, याद हो जाएगा। अब देखिए प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, ये क्या चीज है? जो इंस्ट्रक्शन का समूह है उसको प्रोग्राम बोलते हैं। जो निर्देशों का समूह होता है उसको प्रोग्राम कहा जाता है। और जो प्रोग्राम का समूह होता है, जो कई प्रोग्राम मिलकर एक समूह में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो कैसे याद रखोगे? इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन से क्या बना? प्रोग्राम, प्रोग्राम का इकट्ठा होने के बाद में क्या बना? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? इंस्ट्रक्शन का समूह जिसके कारण प्रोग्राम बने, और प्रोग्राम के समूह के कारण क्या बना? सॉफ्टवेयर बना। अगला पॉइंट है PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये क्या है? तो यह एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, अर्थात यह एक बहुत इजी पोर्टेबल है और जेब में डालकर एक स्थान से दूसरे स्थान इसको ले जा सकते हैं। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो आप देख लीजिए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट।
महत्वपूर्ण चार्ट है ये, इसको आप अच्छे से देखिए। कंप्यूटर की पीढ़ियां, इसमें पीढ़ियां दी गई है, कौन सी पीढ़ी का कब समय रहा है, उसमें भाषा कौन सी यूज की गई है, तकनीक कौन सी यूज की गई है और उसके उदाहरण कौन से है। जैसे देखिए यहाँ पर दिए पीढ़ियां, यहाँ पर दिया समय, यहाँ पर दिया भाषा, यहाँ पर दिया तकनीक यूज और यहाँ पर उदाहरण। तो देखिए 5 पीढ़ियां मान के चलते हैं इसको, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ और पांचवी पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी का समय क्या था, तो 1942 से 54। कितना, 1942 से 1954। और इसमें भाषा कौन सी यूज की गई, तो मशीनी। और इसमें तकनीक कौन सी यूज हुई, तो वैक्यूम ट्यूब। और उसके उदाहरण कौन से हैं, एनीवैक, एडवैक और यूनिवैक। दूसरी पीढ़ी का समय 1955 से 1964। इसमें भाषा कौन सी यूज हुई, असेंबली। इसमें तकनीक कौन सी यूज की गई, ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी ये 1965 से 74 के बीच में। इसमें भाषा कौन सी, हाई लेवल। इसमें तकनीक कौन सी यूज हुई, आईसी चिप। और आईसी चिप को हम 2 भागों में बांटते थे, एसएसआई और एमएसआई। एसएसआई किसको बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड, और एमएसआई को मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड। चौथी पीढ़ी का समय क्या था, तो 1975 से 89। इसमें कौन सी भाषा यूज की गई, तो क्यूरी बेस्ड और डोमेन बेस्ड। इसमें तकनीक कौन सी थी, तो माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में यूज किया गया, तो ये चौथी पीढ़ी में है। ये एक बार नहीं 36 बार आ चुका है एग्जाम में। और इसके उदाहरण कौन से, एप्पल 2, ट्राइफस्ट, वीएलएसआई। वीएलएसआई की फुल फॉर्म क्या, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। और जो पांचवी पीढ़ी है उसका समय कब से शुरू होता है, तो 1989 से लेकर वर्तमान तक। इसमें भाषा कौन सी थी, मर्करी, प्रोलोग। और इसमें तकनीक कौन सी यूज की गई, यूएलएसआई और एआई। और इसका उदाहरण कौन सा है, सबसे बड़ा उदाहरण है रोबोट। देखो सबसे पहले आपको याद करना पीढ़ी का समय। तो देखिए सब के सब 1900 में है, तो आपको ये डाउट नहीं। 42 से 54, ठीक है। यहाँ से 55 से 64। एक क्रम देखिए, 65 से 74, 75 से 89। पहले का तो आपको याद कर ही कर सकते हो। उसके बाद में 55 से 64। 64 से यहाँ पर क्या आ गया, 10 साल का गैप है ना, 65 से 74। यहाँ कितना हो गया, 65 10 75, 75 से 89 और 89 से तो वर्तमान तक है ही। अब इसमें भाषा कैसे याद करोगे, प्रथम में मशीनी, द्वितीय में असेंबली, तृतीय में हाई, चतुर्थ में क्यूरी और डोमेन और पांचवी में मर्करी और प्रोलोग। अब तकनीक का आप कैसे याद करोगे, तो इसमें ना प्रथम में क्या है, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में क्या है, ट्रांजिस्टर। तीसरे में क्या है, आईसी चिप। चौथी पीढ़ी में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। और पांचवी पीढ़ी में क्या है, यूएलएसआई और एआई। उदाहरण आपको सबसे ज्यादा प्रथम के याद रखने तीनों, ये आगे में डिटेल में थोड़ा लिख रखा है, आपको बता दूंगा। अब देखिए एआई का जन्मदाता कौन है, तो जॉन मैकार्थी। क्या नाम है, जॉन मैकार्थी। जैसे मैंने ऐसे लिस्ट बनाई ना, आप ऐसे लिस्ट बना के देखो। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब का यूज, सेकंड में ट्रांजिस्टर का, थर्ड में आईसी चिप का, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर का, फिफ्थ में यूएलएसआई और एआई का। ऐसे ही आप लिस्ट बना लेना कि इसमें भाषा कौन सी, फर्स्ट में ये, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो उससे क्या याद बहुत आसानी से होता है। जो प्रथम पीढ़ी में जो 3 उदाहरण थे उनको आप देखो। एनिएक में क्या दिया हुआ है, पहला डिजिटल कंप्यूटर था ये। कौन सा, पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, एनिएक। एडवेक क्या था, स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट पर आधारित पहला कंप्यूटर था। कौन सा, एडवेक। और यूनिवेक क्या था, ये पहला व्यावसायिक डिजिटल कंप्यूटर था, यानी जो बिजनेस का जो पहला डिजिटल कंप्यूटर था वो यूनिवेक था। आइए अब देखते हैं अध्याय 2, कंप्यूटर के संगठन। कंप्यूटर का संगठन किसे कहते हैं, तो यह वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर घटकों को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से कार्य करें। इसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज व आउटपुट की प्रक्रिया शामिल है। इसका अर्थ यह हुआ कि कंप्यूटर संगठन है वो हार्डवेयर के जो विभिन्न कंपोनेंट है, घटक है, वो सारे मिलके एक साथ काम करते हैं, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं और उसके बाद में ही हमें आउटपुट मिलता है। तो इसमें कंप्यूटर के जो घटक है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर के प्रमुख घटक। सबसे पहले देखते हैं इनपुट यूनिट। यह वह भाग होता है जिसमें यूजर डाटा कंप्यूटर को देता है। जैसे किसके थ्रू देता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। उसके बाद आता है आउटपुट यूनिट। यह वह भाग होता है जिसमें यूजर को परिणाम प्राप्त होता है। हमें आउटपुट कहां से मिलती है, चाहे वो मॉनिटर में हम देखते हैं या प्रिंट करके देखते हैं या स्पीकर के थ्रू हमें आवाज जो सुनाई देती है। जो आपका मोबाइल है, आपको मेरी आवाज आ रही है, ये क्या है, ये स्पीकर है। और स्पीकर क्या कर रहा है, ये आउटपुट दे रहा है। मैं यहां से इनपुट दे रहा हूं माइक के थ्रू और आपको क्या मिल रहा है वहां पर, स्पीकर के थ्रू आउटपुट। तीसरा है मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर की 2 प्रकार की मेमोरी होती है, प्राथमिक और द्वितीय। इनको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, यहां पर सिर्फ ब्रीफिंग कर रहा हूं। आप ऐसे मत सोचिए कि यहां पर तो बिल्कुल एक लाइन में बोल के जा रहा है। और चौथा है प्रोसेसिंग यूनिट। इसका मुख्य भाग क्या है, सीपीयू है। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण जानने योग्य बातें, एएलयू और सीयू। एएलयू क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये जो गणितीय और तार्किक कार्य करता है। और सीयू क्या होता है, ये सभी कार्यों को नियंत्रित रखता है। इसकी भी डिटेल हम आगे देखेंगे। एक आता है रजिस्टर, डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है या स्टोरेज करता है। तो रजिस्टर क्या होता है, डेटा को अस्थायी तौर पर स्टोर करता है। बीच में स्पीड के बारे में बता रहा हूं थोड़ा। स्पीड क्या है, कंप्यूटर की गति को MIPS में नापा जाता है। और MIPS का फुल फॉर्म क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। और आधुनिक कंप्यूटर की गति को किस में मापते हैं, GIPS और BIPS में। GIPS और BIPS। GIPS क्या होता है, गीगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। BIPS क्या होता है, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड।
अब देखते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में आप देखते हैं कि सीपीयू यह कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। इसमें गणनाएं तुलनाएं सभी सीपीयू में होती है और सीपीयू का कार्य निष्पादन एमआईपीएस में मापा जाता है। सीपीयू का जो भी कार्य है वो एमआईपीएस में मापा जाता है। उसके बाद में सीयू। सीयू का मतलब हो गया कंट्रोल यूनिट। यह कंप्यूटर का कंट्रोलर होता है यानी नियंत्रक होता है, जो यह तय करता है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग कब और क्या करेगा। यह सब कुछ कंट्रोल करता है। उसके बाद में आ गया एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें सभी प्रोसेसिंग ऑपरेशन के दौरान वास्तविक निष्पादन होता है, मतलब कार्य का जो वास्तविक निष्पादन होता है वो एएलयू के थ्रू होता है। उसके बाद में आ गया माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू का एक प्रकार है जो एक छोटी सी चिप में होता है। और प्रोसेसिंग डिवाइस के उदाहरण कौन से हैं? CISC, RISC, EPIC और मल्टी कोर। ये इनकी फुल फॉर्म आप देख लीजिए। अब देखिए कंप्यूटर की कार्य प्रणाली कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। एक छोटा सा फार्मूला है आईपीओ साइकिल। इसका मतलब इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट हम देते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस करता है और उसके बाद आउटपुट हमें दे देता है। इनपुट क्या होता है? यूजर द्वारा डाटा इनपुट किया जाता है। प्रोसेस क्या होता है? सीपीयू द्वारा उस डाटा को प्रोसेस करता है। और आउटपुट क्या होता है? प्रोसेस होने के बाद में जो परिणाम के रूप में हमें जो डिवाइस पर आउटपुट दिखाई देता है वो हो गया आउटपुट। अब एक आता है बाइनरी सिस्टम और डेटा रिप्रेजेंटेशन। बाइनरी सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर केवल 0 और 1, जिसको बाइनरी बोलते हैं, डाटा को समझता है। कंप्यूटर जो भी चीज समझता है वो बाइनरी के रूप में समझता है। और बाइनरी क्या है? 0 और 1। ASCII कोड के माध्यम से कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? तो ASCII, इसके माध्यम से कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए अब देखते हैं फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या है? कि कंप्यूटर में डेटा को स्टोर और व्यवस्थित करने की एक विधि है। फाइल सिस्टम यह करता है कि किसी स्टोरेज डिवाइस में डेटा कैसा रखा जाएगा, फाइलों का नाम कैसे दिया जाएगा और उन्हें कैसे एक्सेस किया जाएगा। ये सब कौन करता है? ये फाइल सिस्टम करता है। फाइल सिस्टम के घटक कौन कौन से हैं, यानी कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो फाइल हो गया, डायरेक्टरी हो गया, मेटा डेटा हो गया, पाथ हो गया, परमिशन हो गया। फाइल क्या होता है? डाटों का संग्रह, जैसे पीडीएफ हो गया, डॉक हो गया। डायरेक्टरी क्या होती है? फाइलों का समूह होता है। फाइल क्या है? ये डाटा का समूह है। याद रखना, डायरेक्टरी क्या है? फाइलों का समूह है। और मेटा डेटा क्या होता है? फाइल का नाम, साइज, तारीख, ये सब इसको क्या बोलते हैं? मेटा डेटा। और पाथ, फाइल की लोकेशन। परमिशन, कौन पढ़ेगा कौन लिखेगा, ये कौन परमिशन करता है? फाइल सिस्टम। आइए देखते हैं फाइल सिस्टम के प्रकार। यहाँ पर फाइल दी हुई है, यहाँ पर इसका उपयोग दिया गया है और यहाँ पर उसकी स्पेशलिटी दी गई है। एक आता है FAT फैक्ट। इसका फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल। ये पुराने डीएस में उपयोग किया जाता था। उसके बाद आ गया FAT फैट 32। ये पेन ड्राइव में उपयोग किया जाता है और ये 4 GB तक है सपोर्ट करता है। कोई भी फाइल 4 GB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये विंडो OS में काम करता है और ये सिक्योरिटी और बड़ी फाइलों को भी सपोर्ट करता है। इसमें सिक्योरिटी सिस्टम भी ठीक होता है। इसके बाद में आता है एक्सटेंड फैट। ये USB और SD कार्ड में उपयोग किया जाता है और ये फैट और NTFS का संयोजन है, यानी मिक्स है। उसके बाद में आ गया एक्सटेंड थर्ड और फोर्थ। ये क्या है? ये लाइनक्स OS में काम करता है और ये बहुत तेज और आधुनिक है। तो ये हो गए फाइल सिस्टम के प्रकार। अब देखते हैं फाइल सिस्टम के मुख्य मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। तो फाइल और फोल्डर बनाना, फाइल को स्टोर करना, फाइल को पढ़ना, फाइल को मिटाना, फाइलों को व्यवस्थित रूप में रखना, एक्सेस की परमिशन देना। ये मिशन, ये परमिशन है, ये थोड़ा सा टाइपिंग कभी कभी हो जाता है। और फाइल का नाम, स्थान, साइज, ये सब कुछ जानकारी कौन रखता है? तो ये रखता है फाइल सिस्टम। आइए अब देखते हैं बस सिस्टम। हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी इंटरलिंक करता है टॉपिक से, तो देखते हैं। सीपीयू के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली लाइनों को क्या बोलते हैं? उसको बस बोलते हैं। और ये 3 प्रकार की होती है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ये डेटा ले जाने के लिए होता है, ये एड्रेस देने के लिए होता है। कंट्रोल बस किस काम आता है? तो नियंत्रण संकेत देने के लिए। आइए अब देखते हैं मदरबोर्ड। यह मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव आदि जुड़े होते हैं। कंप्यूटर के सभी घटक यहीं से नियंत्रित होते हैं। कहां से कंट्रोल होते हैं? तो मदरबोर्ड से। इस क्लास में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा जो परीक्षा में पूछा जाए और आप उसका जवाब ना दे सको। आइए जो पढ़ा है उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। घटक देखते हैं। सीपीयू क्या करता है? प्रोसेसिंग। एएलयू क्या करता है? गणना और लॉजिक का काम। सीयू क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। रैम क्या है? अस्थायी मेमोरी। रोम क्या है? स्थायी मेमोरी। इनपुट डिवाइस क्या है? इसका क्या काम है? ये डेटा देता है। और आउटपुट का क्या काम है? परिणाम देना। आइए अब देखते हैं चैप्टर 3, कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? तो कंप्यूटर का वह हिस्सा जहां डेटा और निर्देशों का स्टोर होता है। तो डेटा और निर्देशों का स्टोर कहां होता है? तो कंप्यूटर मेमोरी में। आइए कंप्यूटर मेमोरी को जान लीजिए। कंप्यूटर मेमोरी एक फिजिकल डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में स्थायी तथा अस्थायी डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन का स्टोर किया जाता है या स्टोर करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डेटा का स्टोर कर सकती है। मेमोरी में डेटा बाइनरी के रूप में स्टोर होता है। बाइनरी का मतलब 0 और 1। मेमोरी को बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, MB, GB में नापते हैं। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है वो है बिट, और जबकि सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ब्रोटोबाइट।
ये लाइन आपको बहुत अच्छे से देखना है। सबसे छोटी क्या है? बिट, और सबसे बड़ी ब्रोंटोबाइट। ये देखिए पूरी लिस्ट है। बिट बाइनरी डिजिट जो 0 और 1 के रूप में मैं कई बार बता चुका हूं। 4 बिट का एक निबल बनता है, 8 बिट का एक बाइट बनता है, और एक बाइट बराबर ही एक कैरेक्टर होता है। जो एक कैरेक्टर होता है उसमें कितनी बाइट होती है? एक बाइट होती है। और बिट कितनी होती है उसमें? 8 बिट। 1024 बाइट का कितना होता है? 1 किलो बाइट। 1024 किलो बाइट का, ये किलो बाइट है, 1024 किलो बाइट का कितना होता है? 1 MB, 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट का कितना होता है? 1 GB, 1 गीगाबाइट। 1024 GB का कितना होता है? 1 TB, 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट का कितना होता है? 1 पेराबाइट, जिसको PB लिखते हैं। 1024 पेराबाइट का कितना होता है? 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट का कितना होता है? तो 1 जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट का कितना होता है? तो 1 योटाबाइट। और 1024 योटाबाइट का है वो 1 ब्रोंटाबाइट होता है। ब्रोंटाबाइट है वो सबसे बड़ी इकाई है। तो इस चार्ट को आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, 1% तो इसमें श्योर है। अब देखिए मेमोरी। मेमोरी का उपयोग प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणामों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। और कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक मेमोरी क्या होती है? यह आंतरिक मेमोरी है जो सीपीयू के लिए डेटा और निर्देशों का स्टोर करती है, और यह क्या होती है? अस्थायी होती है। और प्राथमिक मेमोरी को 3 भागों में बांटा जाता है, रोम, रैम और कैश। अब आता है द्वितीयक मेमोरी। कंप्यूटर की वह मेमोरी जिसका उपयोग डेटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोरेज करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसी को सेकंड मेमोरी कहा जाता है। और इसे सहायक स्टोरेज भी कहा जाता है। किसको? द्वितीयक मेमोरी को। इस चार्ट को आप अच्छे से समझिए, आपको मेमोरी समझ में आ जाएगी। मेमोरी कितने भागों में बटी हुई है? 2, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक कितने भागों में बटी है? 3 भागों में। कौन कौन सी? नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल और कैसे। अगर टेक्निकली टर्म में बात करें तो मेमोरी के 3 भाग कौन कौन से हैं? नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल और कैसे। अब नॉन वोलेटाइल कौन सी है? तो रोम है। रोम फिर 3 भागों में बटा, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। और वोलेटाइल कौन सी है? रैम। रैम कितने भागों में बटी है? 2 भागों में, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम है वो रिफ्रेश की जरूरत नहीं पड़ती, और डायनेमिक में बार बार रिफ्रेश की जरूरत पड़ती है। अब देखिए कैश मेमोरी, इसको इंपॉर्टेंट आप जान लीजिए। कैश मेमोरी छोटी लेकिन उच्च गति की बफर मेमोरी है। यह सीपीयू की प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। और कैश मेमोरी है वो सीपीयू और मैन मेमोरी, यानी मैन मेमोरी कौन सी है? रैम के बीच में होती है। कैश मेमोरी कहाँ होती है? तो सीपीयू और मैन मेमोरी के बीच में। सीपीयू की मैन मेमोरी की तुलना में बहुत अधिक तेज होती है। कौन? कैश मेमोरी। इसीलिए कैश मेमोरी मैन मेमोरी की सामग्री को रखता है और बफर करता है। पटवारी के सिलेबस में है वो प्राथमिक मेमोरी में रैम और रोम यानी नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल 2 दिए हुए हैं। फिर भी हम सेकेंडरी का थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 2 भागों में बटी है, क्रमानुसार, और दूसरा डायरेक्ट एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस में कौन कौन आता है? तो मैग्नेटिक टेप। और डायरेक्ट एक्सेस में कौन कौन आता है? तो ये 3 भागों में बटी है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। तो आइए पढ़ते हैं रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। और इसका काम क्या होता है रोम का? डेटा को स्टोर करना। डेटा को स्टोर करना किसका काम है? रोम का। रोम एक स्थायी मेमोरी है, यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि जब लाइट चली जाती है तो ये डाटा सुरक्षित रहता है। कंप्यूटर जब चालू होता है तो रोम में से निर्देश पढ़कर कंप्यूटर है वो बूट प्रोसेस पूरा करता है। क्या करता है? बूट प्रोसेस। इसमें बायोस स्टोर होता है जो हार्डवेयर को सही तरीके से काम करने के लिए निर्देश देता है। देखिए रोम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन सा? पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि रोम कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। पी रोम क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। डेटा को इसमें मिटाया नहीं जा सकता। किसमें? पी रोम में। पी रोम में जो डेटा होता है वो मिटता नहीं है। उसके बाद में ईपी रोम, इसकी फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको अल्ट्रावायलेट किरण से मिटाया जा सकता है, क्योंकि इरेज का दे रखा है ना, तो इरेज हो जाएगा ये। और ईईपी रोम क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको विद्युत के माध्यम से मिटाया जा सकता है। तो इसमें से डायरेक्ट पर्सन ऐसे भी बन सकता है। निम्न में से ईईपी रोम का उदाहरण है पेन ड्राइव, डिस्क, आगे पीछे कोई और भी दे देगा। आइए अब देखिए रोम के 2 घटक और हैं, बायोस और सीमोस। बायोस क्या होता है? यह रोम में स्टोर होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर को बूटिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? बायोस का। अर्थात कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बायोस में है वो सारी की सारी सेटिंग होती है। सेटिंग कहाँ स्टोर होती है? तो बायोस में। ये 4 पॉइंट है बायोस के। तो अब देखते हैं सीमोस। सीमोस की फुल फॉर्म क्या है? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। फुल फॉर्म जरूर याद रखिए क्योंकि ये कंप्यूटर है। सीमोस एक प्रकार की बैटरी होती है जिसका कार्य है बायोस में उपस्थित सभी सेटिंग को सिक्योर करना। बायोस क्या होता है? वो स्टोर करता है। सिक्योर कौन करता है उस सेटिंग को? सीमोस। डेट एंड टाइम को बदलने या उसको अपडेट रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सीमोस का। सीमोस का पहला काम कंप्यूटर बंद होने के बाद भी क्लॉक को चलते रहने देना। अब देखते हैं रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी।
सीपीयू और रैम का उपयोग करके किसी भी कार्य के बारे में प्राथमिक मेमोरी लोकेशन से जानकारी लिख और पढ़ सकता है। रैम एक अस्थायी मेमोरी है जिसको वोलेटाइल बोलते हैं और इसे प्रेजेंट टाइम मेमोरी भी कह सकते हैं। लाइट जाने के बाद अपना क्या करता है, ये डेटा खो देता है, तभी तो ये अस्थायी है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, डेटा और प्रोग्राम्स को अस्थायी तौर पर स्टोर करना। तो ये है रैम। अब देखते हैं तो रैम कितने प्रकार की है। तो रैम दो प्रकार की, एक स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम को क्या लिखते हैं, एस रैम। इसका जो स्टैटिक का है ना, जो पहला एस है वो इसमें ले लिया एस रैम, और डायनेमिक का डी ले लिया तो डी रैम हो गया। तो एस रैम के बारे में देखते हैं। इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किसमें, एस रैम में। रिप्लेस करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती। स्टैटिक रैम डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप्स का यूज करती है। कौन, स्टैटिक रैम। फ्लिप फ्लॉप्स क्या है, यह एक बाइनरी सेल है जो एक बिट की इंफॉर्मेशन भी स्टोर करने में सक्षम है। छोटी से छोटी इकाई को भी ये स्टोर कर लेता है। और डायनेमिक रैम क्या है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है और इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। स्टैटिक को रिफ्रेश करना नहीं और डायनेमिक को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। अब थोड़ा सा देखते हैं आभासी मेमोरी यानी वर्चुअल मेमोरी को। यह हार्ड डिस्क की खाली जगह पर बनाई जाती है। रैम की मेमोरी को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका, वर्चुअल मेमोरी का। वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अंग है जिसकी सहायता से हम कई एप्लीकेशन कंप्यूटर में चला सकते हैं। एक साथ कई एप्लीकेशन चलाते हैं तो किसका उपयोग करते हैं, वर्चुअल मेमोरी का। वर्चुअल मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच प्रोग्राम को स्वैप करके चलाया जाता है। क्या करके, स्वैप करके चलाया जाता है। तो यह है वर्चुअल मेमोरी। आइए अब चौथा चैप्टर पढ़ते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम या निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर को कार्य करने का निर्देश देता है। यह हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और यूजर को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और निर्देशों का समूह होता है जो यूजर को कार्य करने की फैसिलिटी देता है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आइए पहला सॉफ्टवेयर देखते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामों का समूह है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में पुल का कार्य करता है, यानी दोनों को आपस में जोड़ता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या शामिल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर, फर्म सॉफ्टवेयर, अनुवादक जिसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर आता है। तो पहला लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम समूह है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग ही कंप्यूटर में बूटिंग प्रक्रिया करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन से हैं, विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, एंड्रॉइड हो गया, एमएस डोस हो गया, एक्सपी हो गया, विस्टा हो गया। ये सब के सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। तो कभी कभी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, इसमें कुछ और दे देंगे, एक इनमें से एक दे देगा। तो आप अच्छे से देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मुख्यतः C++ भाषा का उपयोग किया जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए कौन सी भाषा यूज करते हैं, तो C++। और इसके कार्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या क्या है, तो सीपीयू के हर प्रोग्राम को प्रोसेस करने के लिए एक एक करके भेजना। ये एक एक करके कौन भेजता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट करके देता है, किसी भी इनपुट को स्टोर करने में का काम भी करता है। इनपुट आउटपुट का मैनेज करके देना, इनपुट डिवाइस को डाटा रिसीव करना, आउटपुट डिवाइस को डाटा सेंड करना, ये सब काम किसके हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, डिस्ट्रीब्यूट, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 3 प्रकार है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन और मल्टी यूजर्स की सेवाओं के लिए कई सेंट्रल प्रोसेसर का यूज होता है। जैसे उदाहरण लोकस, माइक्रोस। और ये लोकस और माइक्रोस किसके उदाहरण है, तो ये सब के सब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। अब देखते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य नेटवर्क के कई कंप्यूटरों के बीच साझा फाइल और प्रिंट को एक्सेस की अनुमति देता है। जो जो कई कंप्यूटरों के बीच में एक प्रिंटर होता है, उसको एक्सेस करने के लिए कौन अनुमति देता है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, नेटवेयर। नेटवेयर किसका उदाहरण है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेट से नेट याद रह जाएगा ना। अगला रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, समय अंतराल कार्य को कंट्रोल करना। ये कौन करता है, ये करता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसका उदाहरण क्या है, VxWorks। यह VxWorks किसका उदाहरण है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। आइए देखते हैं कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनके बारे में जानते हैं। पहला है मैक ओएस, यह एप्पल द्वारा डिजाइन किया गया है। उसके बाद में आता है यूनिक्स, की फुल फॉर्म है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, यह मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आता है बोस, महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत से निर्मित है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। यह लाइनक्स कर्नल की सहायता से बना भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको कर्नेल बोल दो या कर्नल बोल दो, एक ही बात है। बाद आता है डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है, यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको सिंगल आदमी ही इसको ऑपरेट कर सकता है। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। विंडोज मल्टी यूजर और मल्टी प्रोसेसिंग है, इसमें बहुत से वर्जन है, जैसे विंडोज 95, 98, NT, XP, विंडोज 11 जो लेटेस्ट वर्जन है वो अभी नवंबर 2024 में लॉन्च हुआ है। तो सबसे लेटेस्ट इसका वर्जन कौन सा है, विंडोज 11। उसके बाद में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका कौन सा होता है, एंड्रॉइड। यह लाइनक्स से निकला हुआ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 2007 में आया था। तो एंड्रॉइड कब आया था, 2007 में, और यह गूगल का फ्री सॉफ्टवेयर है।
उसके बाद आता है iOS, यह आईफोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो iOS है ये किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आईफोन का। उसके बाद एक टर्म आता है इंटरफेस। यूजर्स और कंप्यूटर के बीच में जो संबंध बनाने की व्यवस्था की गई है उसे इंटरफेस कहा जाता है। इंटरफेस है वो दो प्रकार का होता है, CUI और GUI। CUI क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म कमांड यूजर इंटरफेस। इसमें कंप्यूटर के कमांड लिख कर निर्देश देने पड़ते हैं, इसमें ना लिख लिख के देने पड़ेंगे। और GUI का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें जैसे आइकॉन, मेनू, ग्राफिक के चित्र मिलते हैं और इसको माउस की सहायता से क्लिक करके निर्देश दे सकते हैं। तो ये हो गया चित्र वाला और ये हो गया लिख के देने वाला। उसके बाद आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, यह एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सिस्टम को सुरक्षित, तेज और व्यवस्थित बनाए रखने में हेल्प करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, कंप्यूटर का रख रखाव, बैकअप देना और वायरस को स्कैन करना। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, विनरार, ये सब के सब किसके उदाहरण है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। उसके बाद में आता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या है, यह एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी विशेष हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ता है। बिना ड्राइवर के हार्डवेयर काम नहीं करेगा। उदाहरण इसके कौन से, प्रिंटर हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया और साउंड कार्ड हो गया। ये सब के सब किसके उदाहरण है, डिवाइस ड्राइवर के। अब अगला आता है फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर में स्थायी इंस्टॉल किया जाता है, यानी परमानेंट होता है। यह बूटिंग के समय सबसे पहले चलता है। तो बूटिंग करने समय सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर चलेगा, तो फर्मवेयर। और इसका उदाहरण कौन सा है, बायोस हो गया, EFI हो गया। और बायोस क्या होता है, बायोस की फुल फॉर्म देखिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। यह ऑपरेटिंग सिस्टम व पीसी के हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है, ये हमने पहले बात कर ली। यह कंप्यूटर बूटिंग के लिए सबसे उपयोगी या उपयोग में लिए जाने वाला सॉफ्टवेयर है। यह सभी सेटिंग का स्टोर रखता है, कौन, बायोस। सेटिंग का सारा स्टोर कौन रखता है, तो बायोस रखता है। अब आता है अनुवादक। अनुवादक वह प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होता है जो एक भाषा में लिखे गए कोड को दूसरी भाषा में, जैसे मशीनी भाषा में बदलता है ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। कंप्यूटर है वो मशीनी भाषा को समझता है। अनुवादक के कितने भाग है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर। पहले कंपाइलर को देखते हैं। कंपाइलर एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तरीय भाषा को, जैसे C हो गया, C++ हो गया, जावा को, लिखे हुए कोड को मशीनी भाषा में अनुवाद करके दे देता है, जिसके कारण क्या होता है, कंप्यूटर उसको समझ सकता है। ये सबके सब प्रसिद्ध कंपाइलर हैं। अब इंटरप्रेटर को देखिए, यह भी एक प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तरीय भाषा को कोड में लाइन टू लाइन पढ़कर तुरंत निष्पादित कर देता है, यानी ये जो है वो लाइन टू लाइन पढ़ के करता है, कौन, इंटरप्रेटर। यह डिबिंग में बहुत उपयोगी है क्योंकि यह तुरंत एरर को निकाल लेता है या खोज लेता है। और इसका उदाहरण कौन कौन सा है, पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, रूबी हो गया, PHP हो गया और ये मतलब हो गया। ये सब किसके उदाहरण है, तो इंटरप्रेटर के। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर का दूसरा भाग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो वह सॉफ्टवेयर जो विशेष कार्य या यूजर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कौन कौन से, MS वर्ड, MS एक्सेल, टैली, वेब ब्राउजर। यह वास्तविक कार्यों के लिए बनाए जाते हैं, कौन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक सामान्य और एक विशेष। एक सामान्य उद्देश्य के लिए और एक विशेष उद्देश्य के लिए। सामान्य उद्देश्य के लिए सॉफ्टवेयर है वो सामान्य उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, VLC मीडिया प्लेयर हो गया। ये सब के सब किसके उदाहरण है, ये सामान्य उद्देश्य के। सामान्य उद्देश्य के बारे में और जानते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इसकी सहायता से टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, जैसे MS वर्ड में, MS पैड में और वर्ड स्टार में। ये सब के सब किसकी सहायता से बनाए जाते हैं, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इसके द्वारा यूजर अपने डेटा को रो एंड कॉलम में व्यवस्थित कर सकता है, जैसे MS एक्सेल। एक्सेल में क्या होता है, रो एंड कॉलम में लिखे जाते हैं, लोटस 1 2 3। और यह ध्यान देने वाली बात यह है कि रो और कॉलम का जो सामूहिक रूप होता है उसे स्प्रेडशीट बोलते हैं। कि स्प्रेडशीट क्या होती है, तो जो रो और कॉलम में जो लिखा जाता है एक समूह के रूप में, उसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। एक टर्म आता है DBMS। DBMS क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह रिकॉर्ड रखने में सक्षम है, जैसे MS एक्सेस, MySQL, DBase और Fox Pro। ये किसकी उदाहरण है, तो ये DBMS के। और ये DBMS कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। कौन कौन से, नेटवर्क डेटाबेस, हिस्टोरिकल डेटाबेस और रिलेशन डेटाबेस। यहाँ पर नोट को देखिए, टेबल के प्रत्येक कॉलम को फील्ड कहा जाता है। जो टेबल में जो प्रत्येक कॉलम होता है, क्या होता है, कॉलम, उसको फील्ड कहा जाता है। यह डेटा के विशिष्ट भाग के लिए रिजर्व होता है, जैसे ग्राहक की संख्या, ग्राहक का नाम, शहर, फोन नंबर। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि फील्ड क्या है, तो टेबल के प्रत्येक कॉलम को फील्ड कहा जाता है। अब इनको एक एक करके जानते हैं। SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके द्वारा डाटाबेस संचालित किया जाता है। इसे ANSI भी कहते हैं। ANSI का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। और एक्चुअल में SQL है क्या, यह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इस कमांड से टेबल में स्ट्रक्चर में बदलाव किया जा सकता है, किससे, DDL से। जैसे टेबल तैयार करना, डिलीट करना, ये सब किससे हो सकते हैं, तो DDL से। DML क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके कमांड से डाटाबेस को मॉडिफाई किया जा सकता है, इसमें काट छांट कर सकते हैं। उसके बाद आता है DQL, डाटा क्वेरी लैंग्वेज। इसका प्रयोग डेटाबेस में से डेटा फेच करने के लिए उपयोग किया जाता है। डेटा फेच करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, DQL को। DQL टेबल में एट्रीब्यूट की संख्या क्या कहलाती है, तो कार्डिनलिटी। क्या, कार्डिनलिटी। इसको लिख के देख लेना 2 बार, कार्डिनलिटी।
नेलिटी। और डीबीएमएस का उद्देश्य क्या है? रिलेशनल डाटाबेस में डाटा को स्टोर करना, मैनिपुलेशन करना और क्यूरी करना। पांचवा चैप्टर है कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के भौतिक स्वरूप को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहा जाता है। इसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब टेंजिबल होता है। और हार्डवेयर के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? तो पहला है एसएमपीएस, मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई, कंप्यूटर के विभिन्न भागों में वोल्टेज प्रदान करना। यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इसका काम क्या है कि बिजली जाने के बाद में कंप्यूटर में कुछ समय के लिए बैकअप देता है कि एकदम कंप्यूटर है वो बंद ना हो। कंप्यूटर हार्डवेयर को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। आइए अब हम डिवाइस लेते हैं। डिवाइस के अंदर ही इनपुट और आउटपुट दोनों मिल जाएंगे। हम पढ़ते वक्त सिलेबस में जो दे रखा है उसके सारे टॉपिक लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे उसी रूप से जिस रूप से कंप्यूटर पढ़ा जाता है। तो डिवाइस होता क्या है? डिवाइस एक ऐसा यंत्र या उपकरण होता है जो किसी विशेष कार्य करने के लिए बनाया जाता है या बनाया गया हो। यह इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल या डिजिटल हो सकता है और इसका उपयोग जानकारी प्रोसेस करने, मापने, नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस होता क्या है? तो इन डिवाइस के द्वारा यूजर कंप्यूटर को डेटा और निर्देश देता है। क्या देता है? डेटा और निर्देश। और मुख्य मुख्य कौन से हैं? तो आइए उनके एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस है। सबसे पहले लेते हैं कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस का सबसे बड़ा उदाहरण है कीबोर्ड। यह संख्या, अक्षर, कमांड इनपुट करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपने देखा हो को कुछ लिखना हो या कुछ नंबर लिखना हो तो क्या होता है, किसका यूज करते हैं? तो कीबोर्ड का। आधुनिक कीबोर्ड में वो 104 की होती है, 104 है वो की होती है। सबसे ऊपर की लाइन में QWERTY ये लिखा होता है। इसे क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने डिजाइन किया था। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, आप देख लीजिए। तो सबसे ऊपर की लाइन होती है वो क्या होती है? QWERTY। और इसे किसने डिजाइन किया? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने। एंटर की दबाने से क्या होता है कि नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जब नेक्स्ट लाइन में जाना होता है तो एंटर की दबाते हैं। अब कीबोर्ड के मुख्य भाग देखते हैं जो 6 होते हैं। कौन कौन से? अल्फा न्यूमेरिकल, फंक्शन की, कंट्रोल की, नेविगेशन, नम और स्पेशल। अल्फा न्यूमेरिकल में क्या होता है? तो इसमें ए से जेड तक अक्षर लिखे होते हैं और संख्या है वो 0 से 9 तक लिखी होती है। वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है अल्फा न्यूमेरिकल। उसके बाद आता है फंक्शंस की। इसमें क्या होता है? इसमें F1 से 12 तक लिखा होता है। प्रत्येक के है वो विशेष कार्य के लिए बनी होती है। उसके बाद आता है कंट्रोल की। जैसे कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, विंडो की हो गया, शॉर्ट की हो गया या विशेष कमांड हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये कंट्रोल की होती है। उसके बाद में आता है नेविगेशन। नेविगेशन में कौन कौन सा आता है? एरो लाइन हो गई, होम हो गया, एंड हो गया, पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया, डॉक्यूमेंट व स्क्रीन पर मूवमेंट दिखाने के लिए उपयोगी होती है। क्या? नेविगेशन की। उसके बाद में आता है नमपैड। ये क्या होता है? यह कीबोर्ड के दाएं भाग में होता है। इसकी संख्याओं और गणितीय ऑपरेटर के लिए यूज किया जाता है। जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, स्टार हो गया, स्लैश हो गया, ये सब किस में काउंट होते हैं? ये नमपैड में। और ये खासकर कैलकुलेटर में काम आता है, यानी कैलकुलेशन करना होता है तब काम आता है। और स्पेशल की में कौन कौन सा आता है? तो एंटर हो गया, बैक स्पेस हो गया, टैब हो गया, कैप्स लॉक हो गया, शिफ्ट हो गया, स्पेस बार हो गया। इनका उपयोग डेटा एंट्री और फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है। तो डेटा एंट्री और फॉर्मेटिंग के लिए किसका यूज किया जाता है? स्पेशल की। और स्पेशल की कौन कौन से? एंटर, बैक स्पेस, टैब, ये सब। एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, कीबोर्ड की सबसे लंबी की कौन सी होती है? तो वो होती है स्पेस बार। जो स्पेस बार होता है वो सबसे लंबी की होती है। अब देखते हैं इनपुट डिवाइस के अन्य प्रकार। जैसे जियोस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, OBR ऑप्टिकल बार कोड रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद में हो गया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, फिर ट्रैक बॉल हो गया, फिर उसके बाद में डिजिटाइजर टेबल हो गया, ग्राफिक टेबल हो गया, वीडियो या डिजिटल कैमरा हो गया या कार्ड रीडर हो गया। ये सब के सब क्या है? इनपुट के उदाहरण है। और इसमें बहुत अधिक जानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि इसमें इनपुट का कौन सा उदाहरण है। अब और इनपुट डिवाइस देखते हैं। उसमें आ गया माउस। यह एक इनपुट डिवाइस है जो यूजर और स्क्रीन के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। 1963 में डगलस एंजेलबर्ट, क्या? डगलस एंजेलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया। तो किसने बनाया था? डगलस एंजेलबर्ट ने। माउस को पहली बार XY पोजीशन इंडिकेटर के नाम से जाना गया था। तो माउस को सबसे पहले किस नाम से जाना गया था? XY पोजीशन इंडिकेटर के नाम से। माउस 3 प्रकार के होते हैं, यांत्रिक, ऑप्टिकल और वायरलेस। माउस में सामान्यतः 2 बटन और एक स्क्रॉल व्हील होती है। माउस का उपयोग ड्रैग ड्रॉप, राइट क्लिक, स्क्रॉलिंग, पॉइंटर मूवमेंट के लिए किया जाता है। माउस की स्पीड है वो DPI में नापा जाता है। DPI क्या होता है? डाटा पर इंच। बाद में आता है माइक्रोफोन। यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो साउंड के रूप में इनपुट देने के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद में आता है वेबकैम। यह एक प्रकार की वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है। इसमें डिजिटल कैमरा होता है जिसका उपयोग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और या ऑनलाइन चैटिंग किया जाता है। तो इनपुट डिवाइस के बाद में आप देखते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट वह डेटा है जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बाद में यूजर तक पहुंचाता है। इसका मतलब हुआ कि पहले हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद में प्रोसेस होने के बाद जब यूजर को मिलता है, जब वो हार्ड कॉपी के रूप में या सॉफ्ट कॉपी के रूप में, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आउटपुट डेटा। आउटपुट डिवाइस है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में देता है, दूसरा हार्ड कॉपी के रूप में। सॉफ्ट कॉपी में कौन कौन सा देता है? तो यह एक डिस्प्ले डिवाइस है जो ऑनलाइन डेटा एंटर करने काम आती है।
और दूसरा हो गया हार्ड कॉपी में कौन सा, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया। आउटपुट में प्रिंटर है वो सबसे महत्वपूर्ण है, यहां से 1% तो आपका मान के चलिए कंफर्म है। प्रिंटर क्या होता है, यह कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट को एक कागज पर उतारता है, यानी प्रिंट करके देता है। प्रिंटर की गुणवत्ता उसके रेजोल्यूशन से मापी जाती है। यह वर्ग इंच में स्थित डॉट की संख्या बताता है, जिसे डीपीआई कहते हैं। डीपीआई की फुल फॉर्म क्या है, डॉट पर इंच। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। किससे, पैरेलल पोर्ट से। मुख्यतः दो प्रकार से मानते हैं, पहला प्रिंटर क्षमता के अनुसार, दूसरा प्रिंट करने के तरीके के अनुसार। जो प्रिंटर क्षमता के अनुसार प्रिंटर है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, कैरेक्टर, लाइन और पेज। कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर, ये होता है 3 प्रकार का। और प्रिंट करने के तरीके के अनुसार को हम 2 बार में बांटते हैं, पहला इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट फिर 2 में बढ़ता है, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट है वो फिर 3 में बढ़ता है, थर्मल, इंकजेट और लेजर। तो पहले क्षमता के अनुसार प्रिंटर को लेते हैं। तो क्षमता के अनुसार प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कैरेक्टर, लाइन और पेज। कैरेक्टर क्या होता है, यह एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। लाइन वाला क्या होता है, तो ये एक बार में एक पूरी लाइन को प्रिंट करता है। और पेज वाला क्या होता है, एक बार में एक पेज को प्रिंट करता है। तो याद करने में बहुत आसान है, कैरेक्टर से एक कैरेक्टर करेगा, लाइन से एक लाइन करेगा और पेज से एक पेज करेगा। एक है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये क्या करता है, ये एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। ये भी सेम कैसा है, सेम का सेम कैरेक्टर जैसा। अब दूसरा देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें विद्युत या रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव करके प्रिंट किया जाता है। इन प्रिंटरों की स्पीड बहुत तेज होती है और ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ये 3 कौन कौन से प्रकार है, थर्मल, इंकजेट और लेजर। पहले देखते हैं थर्मल को। इसमें रसायन युक्त विशेष कागज का प्रयोग किया जाता है और यह अधिक खर्चीला होता है। कौन सा, थर्मल। थर्मल में क्या किया जाता है, इसमें एक रसायन युक्त पेज यूज करते हैं। उसके बाद आ गया इंकजेट प्रिंटर। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जिसमें 64 छोटे जेट नोजल होते हैं और यह घरों और ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। पूछ लिया जाए कि 64 छोटे जेट नोजल किसमें होते हैं, तो इंकजेट में। तीसरा है लेजर प्रिंटर। इसमें सेमी कंडक्टर लेजर बीम प्रकाशीय ड्रम आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है और लेजर प्रिंट की गुणवत्ता वो अच्छी होती है। क्या प्रयोग किया जाता है इसमें, सेमी कंडक्टर लेजर बीम और प्रकाशीय ड्रम आवेशित स्याही का टोनर। प्रति कॉपी यह सस्ता भी होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, डीपीटी। अब प्लॉटर देखते हैं। प्लॉटर क्या होता है, यह एक प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। इसका यूज वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी पुलिंग या मानचित्र बनाने में किया जाता है। तो मानचित्र बनाना हो गया या भवन निर्माण होता है, इसमें किसका यूज होता है, तो उसमें प्लॉटर का यूज होता है। आउटपुट के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं, जिसमें एक मदरबोर्ड हो गया। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड होता है जहां सभी पार्ट जुड़े होते हैं, जैसे सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, ग्राफिक कार्ड। मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या होता है, तो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को एक साथ जोड़कर उन्हें आपस में डेटा और पावर को आदान प्रदान करने में मदद करना। इसमें सीपीयू सॉकेट, रैम स्लॉट, पीसीआईसी स्लॉट्स, साटा पोर्ट, यूएसबी पोर्ट आदि होता है। इसमें चिपसेट होता है जो सीपीयू और अन्य कंपोनेंट के बीच में डेटा का रास्ता तय करता है। एसएमपीएस है वो मदरबोर्ड को क्या करता है, पावर देता है, पावर प्रदान करता है। मदरबोर्ड को कंप्यूटर की आंख कहा जाता है। कंप्यूटर की आंख किसको बोलते हैं, तो मदरबोर्ड को। और कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं, तो सीपीयू को। अब देखिए मॉनिटर, यह देखने में टीवी की तरह होता है, जो स्क्रीन होती है उसको बोलते हैं मॉनिटर। सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है, इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। मॉनिटर आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है, तो ये होता है मॉनिटर। अब देखते हैं मॉनिटर के प्रकार। सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, ये क्या करता है, ये विज्ञापनों का जो मापन करता है उसका तरीका है कि एक विज्ञापन पर कितना क्लिक किया गया। इसका किसके लिए प्रयोग करते हैं, सीआरटी। उसके बाद में आता है टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। उसके बाद में आता है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद आ गया एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ये सब किसके प्रकार है, तो ये मॉनिटर के प्रकार है। मोनोक्रोम मॉनिटर क्या है कि एक रंग के लिए प्रयोग किया जाता है। किसको, मोनोक्रोम मॉनिटर को। कलर डिस्प्ले मॉनिटर है वो एक समय में 256 रंगों को दिखा सकता है। ये दोनों महत्वपूर्ण आप देख लीजिए। अब आता है पिक्सल। पिक्सल क्या होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत छोटा इंडिविजुअल एरिया जो एक साथ मिलकर पूरी इमेज बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, पिक्सल कहा जाता है। उसके बाद में आता है रिजोल्यूशन। इसका मतलब होता है कि डॉट्स या पिक्सल की संख्या जो एक इमेज में होता है, उसमें कितनी डॉट है, एक इमेज में कितनी डॉट है, कितनी पिक्सल है, वो संख्या क्या बताती है, रिजोल्यूशन। जितनी ज्यादा पिक्सल की संख्या होगी उतनी अच्छी इमेज आएगी। उसके बाद आता है डॉट पिच। 2 कलर्ड पिक्सल के विकिरणों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो डॉट पिच कहा जाता है। किसी मॉनिटर की डॉट पिच जितनी कम होगी तो रिजोल्यूशन उतना ही अधिक होगा, इमेज उतनी ही अच्छी आएगी। तो डॉट पिच जितनी कम होगी उतना क्या होगा, इमेज अच्छी आएगी, यानी फोटो अच्छी आएगी। उसके बाद तीसरा भाग आता है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डिवाइस वे हार्डवेयर इकाई होती है जो इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए डेटा और निर्देशों को प्रोसेस करके परिणाम के रूप में, आउटपुट के रूप में बदलती है। सरल भाषा में बोले तो प्रोसेस डिवाइस वो होता है कि जो हम इनपुट देते हैं उसको कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में हमें रिजल्ट के रूप में जो आउटपुट देते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक। मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट कौन कौन सी है, तो एक सीपीयू हो गया, एक मदरबोर्ड। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मदरबोर्ड को हमने पढ़ लिया और सीपीयू को अब हम देखते हैं। सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। कौन कौन से, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। एएलयू क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट। और ये हो गया रजिस्टर।
तो सीपीयू के पहले पार्ट को देखते हैं, एएलयू। इसकी फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यह सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग है। यह गणना और लॉजिक दोनों कार्य करता है। कौन कौन सा? गणना करना और लॉजिक, तार्किक जो कार्य होता है वो एएलयू करता है। गणना में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग हो गया। लॉजिक में कौन सा हो गया? एंड, और, नोट, ये XOR हो गया, बराबर का निशान, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब लॉजिक में अकाउंट होते हैं। और लॉजिक का जो कार्य प्रणाली है वो एएलयू को सीपीयू के कंट्रोल यूनिट में आदेश मिलता है कि वह कौन सी क्रिया करनी है। उसके बाद क्या होता है कि एएलयू आवश्यक डेटा को रजिस्टर या मेमोरी से ले लेता है और फिर गणितीय या तार्किक ऑपरेशन करता है। उसके बाद परिणाम बनाने के बाद में वापस रजिस्टर या मेमोरी को भेज देता है। तो एएलयू इस आधारित काम करता है। इसके बाद आता है सीयू। सीयू की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल यूनिट। और सीयू के कार्य क्या है? कंप्यूटर के सभी यूनिट्स को नियंत्रित कर और संयमित करता है, मतलब उसको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। सीयू अपने निर्देश मेमोरी से लेता है। मेमोरी से कौन सी से? विशेषकर रैम से। सीयू अपने समय का कोई डाटा प्रोसेस नहीं करता है, इसको दिया हुआ होता है उस कार्य को करता है। अब आता है रजिस्टर। रजिस्टर सीपीयू के अंदर एक छोटा तेज अस्थायी स्टोरेज होता है। इसका काम प्रोसेसिंग के दौरान डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से स्टोर करना है। और इसके मुख्य कार्य क्या है? तो डेटा का स्टोर करना और तेजी से एक्सेस करना। डेटा का स्टोर कैसे करता है? एएलयू अन्य यूनिट्स के बीच में स्टोर करता है, यानी अस्थायी स्टोरेज बना लेता है। सीपीयू को बार बार रैम में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसके कारण इसकी सीपीयू की स्पीड बढ़ जाती है। तो रजिस्टर बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। रजिस्टर एक छोटे आकार का होता है, लेकिन रजिस्टर की मेमोरी सीपीयू को सबसे तेज बनाती है। अब थोड़ा रजिस्टर और रैम के बारे में अंतर में जान लीजिए। पहले देखते हैं इसका स्थान क्या होता है। तो रजिस्टर का स्थान होता है वो सीपीयू के अंदर होता है, और रैम का कहाँ होता है? सीपीयू के बाहर मदरबोर्ड पर होता है। स्पीड ये बहुत तेज होती है, ये थोड़ी इसकी तुलना में धीमी होती है। साइज ये छोटी होती है, ये बड़ी होती है। और एक्सेस टाइम है इसका बहुत कम है, किसका? रजिस्टर का। और रैम का थोड़ा ज्यादा है। और कार्य प्रोसेसिंग डाटा का अस्थायी संग्रहण करना, और ये है प्रोग्राम और डेटा दोनों को स्टोर करता है। अब कुछ पॉइंट है जो देखने हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको एसडीडी बोलते हैं, यह एक स्थायी डेटा संग्रह उपकरण है, यानी स्टोर करने वाला उपकरण है। डेटा को चुंबकीय डिस्क पर स्टोर करता है। चुंबकीय डिस्क पर कौन स्टोर करता है? तो एचडीडी, डी नहीं, एचडीडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी, तेज गति और टिकाऊ स्टोरेज। आप यूज ही करते हैं एसएसडी का। तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, अस्थायी स्टोरेज, इसको क्या बोलते हैं? वोलेटाइल बोलते हैं। और रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये स्थायी स्टोरेज होता है, उसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। और पेन ड्राइव क्या होता है? ये पोर्टेबल स्टोरेज होता है, मतलब इसको लेके कहीं भी जा सकते हो आप। आइए छठा चैप्टर देखते हैं, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर सूट है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं जो डॉक्यूमेंट बनाने, डेटा प्रबंधन, प्रेजेंटेशन, मेल भेजने और कार्यालय के अन्य कार्यों को सरल प्रभावी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें आता है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या है? वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो टाइप किए गए डॉक्यूमेंट को बनाने, स्टोर करने और उसको प्रिंट करने में सक्षम है। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग एक वर्ड प्रोसेसर का यूज करके डॉक्यूमेंट बनाने की क्षमता है। अब देखते हैं वर्ड प्रोसेसिंग की विशेषताएं। सबसे पहले देखते हैं वर्ड रैप। वर्ड रैप क्या है? जब वर्ड प्रोसेसर अपने आप अगली लाइन में चला जाता है तो उसे वर्ड रैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड रैप। ग्रामर चेक, टूल ग्रामर का उपयोग करके या F7 दबाकर वर्तनी या व्याकरण की जांच कर सकते हैं, यानी इसमें कोई त्रुटि तो नहीं हुई होगी। और क्या दबाते हैं उसमें? या तो F7 दबाते हैं या टूल ग्रामर से निकाल के इसको चेक करते हैं। उसके बाद आता है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या है? इससे पता चलता है कि हमारा पाठ कैसा होगा या हमारा चैप्टर कैसा होगा। तो ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है वर्ड फॉर्मेटिंग और दूसरी होती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। वर्ड फॉर्मेटिंग क्या होती है? फॉन्ट आकार, फॉन्ट रंग, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सब आता है वर्ड फॉर्मेटिंग में। और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या आता है? अलाइनमेंट, इंडेंटेशन। और उसके बाद आता है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, एज के बीच की दूरी है। जैसे हम टाइप कराते हैं तब बोलते हैं ना कि लेफ्ट में थोड़ी जगह छोड़ दो या राइट में थोड़ी जगह छोड़ दो या ऊपर से थोड़ी जगह छोड़ दो। वो क्या होता है? वो मार्जिन के थ्रू होता है। स्पेशल बाइंडिंग के लिए छोड़े गए विशेष स्थान को गटर मार्जिन कहा जाता है। ये थोड़ा सा आप देख लीजिए कि गटर मार्जिन क्या है। तो स्पेशल बाइंडिंग के लिए जो जगह छोड़ी जाती है उसको गटर मार्जिन बोलते हैं। गटर मार्जिन की दो पोजीशन हो सकती है, लेफ्ट या टॉप। अगला अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है? पाठ के 4 तरीकों से अलाइनमेंट कर सकते हैं। संरेखित हिंदी में बोलते हैं। तो पाठ को 4 तरीकों से अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट, केंद्र और औचित्य। उसके बाद है टेबल। एक टेबल रो और कॉलम से बनी होती है। एक हो गया रो और दूसरा हो गया कॉलम। डॉक्यूमेंट में अधिकतम कॉलम 63 हो सकते हैं और न्यूनतम रो 1 और कॉलम 1। इसको आप अच्छे से देखिए कि डॉक्यूमेंट में अधिकतम कॉलम कितने हो सकते हैं? 63। और न्यूनतम रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। एक कॉलम से नीचा नहीं होगा, एक रो से भी नीचा नहीं होगा। उसके बाद आता है एडर। एडर क्या होता है? ये ऊपर साइड में होता है। जो ये साइड है इसको एडर बोलते हैं और जो नीचे साइड आता है इसको फुटर बोलते हैं। यह पेज मार्जिन की जगह लेता है। और फुटर क्या है? पेज के अंत में यही बताया, जो नीचे की तरफ होता है वो फुटर होता है। यह बॉटम मार्जिन की जगह लेता है। फुटनोट। फुटनोट क्या होता है? फुटनोट पर्स के अंत में रहता है लेकिन फुटर के जस्ट ऊपर। उसके बाद आता है एंड नोट। एंड नोट क्या होता है? डॉक्यूमेंट के अंत में रहता है। जो पूरे डॉक्यूमेंट बन गया, जैसे ये पीडीएफ है, ये 45 पेज की है, तो अंतिम पेज पर क्या रहेगा? एंड नोट रहेगा। अगला देखिए बुक मार्क। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में स्थित लोकेशन या स्थान को एक नाम द्वारा पहचान देने के लिए किया जाता है, जिसे भविष्य में आसानी से ढूंढा जा सके।
विंडो लाइन क्या है? यह पैराग्राफ की लास्ट लाइन होती है जो अगले पेज की पहली लाइन बन जाती है। मतलब इस पेज का जो लास्ट लाइन होगी वो अगले की फर्स्ट बन जाएगी, वो क्या होता है? विंडो लाइन। उसके बाद आता है ऑर्फन लाइन। यह लाइन पैराग्राफ की पहली लाइन होती है जो पहले पेज की आखिरी लाइन होती है, ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। एमएस ऑफिस सूट में क्या क्या होता है? इसमें एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है, एमएस एक्सेस होता है, एमएस आउटलुक होता है और एमएस नोट होता है। हमारे सिलेबस में क्या दे रखा है? हमारे सिलेबस में दे रखा है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट। हम यहाँ पर तीन चीज पढ़ेंगे। एमएस ऑफिस के वर्जन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडो 1990, एमएस ऑफिस 2016 और एमएस ऑफिस 2019। अब क्या चल रहा है? एमएस ऑफिस 2019। अब देखते हैं एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हमारे सिलेबस में है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है कि वर्तमान में वर्ड प्रोसेसर के रूप में एमएस वर्ड सबसे अधिक उपयोग में लिया जाता है, जिसे डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। मतलब डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित कौन है? एमएस वर्ड। और एमएस वर्ड स्टार्ट कैसे होता है? सबसे पहले हम स्टार्ट पे जाएंगे, फिर आल प्रोग्राम पे जाएंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाएंगे और फिर क्या आ जाएगा? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हमें क्या पढ़ना है? पहले तो देखिए आप टाइटल बार, यह विंडो के सबसे ऊपर होता है। कहां? इस साइड में। तथा यह एक्टिव डॉक्यूमेंट को दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि जो आप जो अभी फिलहाल पेज देख रहे हैं ये एक्टिव डॉक्यूमेंट है, यानी जो लाइव डॉक्यूमेंट जो भी होता है, जो पेज सामने होता है तो वो होता है एक्टिव डॉक्यूमेंट। तो वहां पर सबसे पहले क्या नाम लिखा मिलेगा? टाइटल बार में क्या लिखा मिलेगा? जो एक्टिव डॉक्यूमेंट होगा उसी का नाम दिखेगा। उसके बाद आता है मेनू बार। यह टाइटल बार के नीचे वाला बार होता है, इसमें कई विकल्प दिए होते हैं, कई ऑप्शन दिए होते हैं। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड टूल बार। इसका प्रयोग अनेक रूप से किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर है वो भी इसी से प्राप्त किया जाता है। किससे? स्टैंडर्ड टूल बार से, जिसके द्वारा टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग और अन्य किसी टेक्स्ट पर लागू किया जा सकता है। उसके बाद आता है वर्टिकल कलर बार। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट के टॉप और बॉटम को मार्जिन को सेट करने के लिए किया जाता है। वर्टिकल कलर बार किसके लिए यूज किया जाता है? तो टॉप और बॉटम की मार्जिन को सेट करने के लिए। उसके बाद आता है स्टेटस बार। बार एक्टिव डॉक्यूमेंट की स्थिति को दर्शाता है, जैसे कर्सर जिस पेज और कॉलम पर लाइन पर होगा वो क्या होगा? स्टेटस बार। उसके बाद आता है वर्किंग स्पेस। विंडो में वे स्थान जिस पर टेक्स्ट आदि टाइप कर सकते हैं वो क्या होगा? वर्किंग स्पेस। अब देखते हैं एमएस वर्ड की शॉर्ट की। कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं तो क्या होता है? सिलेक्ट ऑल। पूरा पेज है क्या होता है? कंटेंट क्या होता है? वो सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस बी, वो बोल्ड हो जाएगा। इसमें लंबी लिस्ट है, आपको पता क्या करना है? इसमें ए का मतलब ऑल, ए से स्टार्ट है ना, बी का बोल्ड, ऐसे याद कीजिए, सी का कॉपी, डी का ये फॉन्ट के ऑप्शन के लिए होता है, ई सेंटर को सिलेक्ट करने के लिए, एफ फाइंड। इसमें दो चार ऐसे मिलेंगे जो सेम नेम नहीं होगा, अदरवाइज इनका सेम का सेम मिलता है। डी का डॉक्यूमेंट में विशेष पेज लाइन बुकमार्क जानने के लिए, आई का इटालिक, जैसे तिरछा करके लिखते हैं ना, वो इटालिक हो गया। के का हाइपरलिंक डालने के लिए, ये आगे भी इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें देखिए ओ ओपन, पी प्रिंट, आर सेलेक्ट राइट, एस सेव, तो लगभग मिलता जुलता है, दो चार अलग है वो आप देख लीजिए। इसमें टाइम आपका बचेगा तो आपको लिख के ही देखना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज गणितीय गणनाओं, सांख्यिकीय डाटा का विश्लेषण, बजट बनाने, वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखने, पेरोल बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये जनरली बिजनेस और जो सरकारी डॉक्यूमेंट अकाउंट में काम करते हैं तो वहां इसको यूज किया जाता है। अब देखते हैं एमएस एक्सेल में वर्कबुक। एक्सेल प्रोग्राम में काम करने के लिए बनाई गई फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? जो एक्सेल में काम करने के लिए जो फाइल बनाते हैं उसको वर्कबुक कहा जाता है। वर्कबुक वर्कशीट का ही संग्रह है। प्रत्येक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट होती है और इसको इच्छा अनुसार घटा और बढ़ा सकते हैं। वर्कशीट है वो एक स्प्रेडशीट है जो एक्सेल प्रोग्राम का वर्क एरिया है, यानी कार्यक्षेत्र है। वर्कशीट को रो और कॉलम में विभाजित किया जाता है। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन मिलान बिंदु को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। जैसे ये क्या हो गया? ये इंटरसेक्शन हो गया, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा सेल। अतः वर्कशीट है वो सेल का संग्रह है, यानी कलेक्शन है। और वर्कशीट में कुल रो कितनी होती है? तो 10,48,576, ये फिक्स है और आप इसको याद जरूर रखिए। और कॉलम कितने होते हैं? तो 16,384। वर्कशीट में कुल रो कितनी होती है? तो 10,48,576 और कॉलम कितने होते हैं? तो 16,384। वर्कशीट में रो की संख्या 1 से 10,48,576 तक दर्शाया जाता है और तथा कॉलम ए से जेड और पुनः ए से ए जेड, ट्रिपल ए से एफ ई एक्स तक दर्शाया जाता है। ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। वर्कशीट में ऊपर से नीचे कॉलम कहा जाता है, यानी वर्टिकल, इस टाइप से। तथा दाएं से बाएं को क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल, यानी इसको रो। ये हो गया आपका क्या? ये जो आपको लाइन दिख रही है ये हो गया कॉलम। और ये क्या हो गया? ये आपका हो गया, ऐसे लाइन मारोगे तो ये हो गया आपका रो। ये रो है और ये क्या है? ये कॉलम है। एक्सेल के किसी एक सेल में अधिकतम 32,767 कैरेक्टर प्रदर्शित किया जा सकता है। कितने कैरेक्टर? 32,767। आइए अब देखते हैं एमएस एक्सेल सेल। सेल क्या है? वर्कशीट में एक रो व कॉलम को प्रतिच्छेदन करने वाली जगह, यानी ये जो यहां से काटती है ये क्या हो गया? ये हो गया सेल। वर्कशीट में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? सेल। यही बात है। एक्सेल विंडो के बॉटम में क्या दिखता है? तो शीट टैब दिखता है। एक्सेल प्रोग्राम में फार्मूला प्रारंभ होता है कहां से? चिन्ह से।
एक्सेल के किसी भी सेल में फार्मूला का परिणाम क्या कहलाता है? तो डिस्प्ले वैल्यू। वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल को डाटा एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? सेल। और ये सब के सब आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये आए हुए पर्सन है, उनका ही कलेक्शन है, तो इनको आप लिख के जरूर देखिएगा। वह प्रोग्राम जो पैसे के लेन देन का ट्रैक रखने, बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करता है, स्प्रेडशीट को। एक्सेल चार्ट में प्रत्येक वेरिएबल के लिए एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, क्या? फंक्शन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइलों का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? तो नॉर्मल व्यू होता है। क्या होता है? नॉर्मल व्यू। खुली हुई दो या दो से अधिक फाइलों में एक फाइल से दूसरी फाइल तक जा सकते हैं, किससे? कंट्रोल प्लस टैब से। आंशिक रूप से पूरी की गई वर्कबुक को क्या कहते हैं? जिसमें फार्मूला और फॉर्मेटिंग तो है लेकिन डाटा नहीं है, उसको बोलते हैं टेम्पलेट। और टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट एक फाइल है जो एक नए डॉक्यूमेंट के लिए स्टार्टिंग पॉइंट से रूप में कार्य करती है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से काम करती है। एक्सेल में टेम्पलेट प्री रिकॉर्डेड इनबिल्ट फार्मूला है जो जटिल गणनाओं को शॉर्टकट प्रदान करता है, यानी शॉर्टकट रूप में इसको यूज कर सकते हैं। अब एक्सेल की है, आप देखिए, कंट्रोल प्लस एन, एन का मतलब न्यू, एन आ गया। फिर कंट्रोल प्लस ओ, ओ ओपन, एस एस सेव, पी पी प्रिंट, जेड पिछले पेज पर जाने का, आई का रीडू करना, सी का कॉपी, एक्स का कट, वी का पेस्ट, एफ का फाइंड सर्च। तो ये है, इसको दो दो बार लिख के देखोगे तो हो जाएगा। आइए अब देखते हैं एमएस पावर पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यह एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो सूचनाओं को स्लाइड फॉर्मेट में कार्य करता है। इसे संक्षिप्त में पीपीटी भी कहते हैं। आपने देखा होगा ना कि 1 बाय 1 करके जो पीवाईक्यू कराते हैं या एमसीक्यू कराते हैं तो एक के बाद एक स्लाइड लेके आते हैं, तो वो क्या होता है? वो पावर पॉइंट पर काम किया जाता है, यानी वो पावर पॉइंट में ही काम करते हैं और उसी को पीपीटी बोलते हैं। पीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। स्लाइड को एडिट करने, जोड़ने, घटाने, पिक्चर जोड़ने, एनिमेशन जोड़ने, घटाने आदि के लिए पावर पॉइंट को यूज करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि पीपीटी है वो बाई डिफॉल्ट क्या रहता है? 100% रहता है, और इसे कम और अधिक कर सकते हैं, और अधिकतम इसको 400 कर सकते हैं, 400 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। पावर पॉइंट ओपन करने के लिए P1 का यूज करते हैं, शॉर्ट की के रूप में P1 का यूज करते हैं। पावर पॉइंट को मूल रूप से एप्पल मैकिन्टोश ने बनाया था। किसने बनाया था? एप्पल मैकिन्टोश ने। अब है एमएस एक्सेल और उसके बाद में एमएस आउटलुक। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है। यह एक डेटाबेस प्रबंध प्रणाली है। यह प्रोग्राम में बने फाइल को डेटाबेस फाइल के नाम से जाना जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण की है जैसे F1, F2, F3, F4, 5 ऐसे करके 12, इनको आप जरूर देखिए और इनके 12 का 12 याद भी रखिए। F1 क्या है? हेल्प के लिए। F2 क्या है? सिलेक्ट की गई आइकन और रीनाम के लिए। F3 क्या है? डेस्कटॉप से किसी भी रीनाम को स्टार्ट करना या ढूंढना। F4 क्या है? एड्रेस बार को एक्टिव करने के लिए। F5 क्या है? रिफ्रेश करने के लिए। ये इसको आप अच्छे से देखिए। F5 किसके लिए यूज होता है? रिफ्रेश करने के लिए। और F6 वॉल्यूम कम करने के लिए। F7 है वो स्पेलिंग चेक करने के लिए, ग्रामर चेक करने के लिए। F7 आपको बहुत अच्छे से याद करना है। F5 आपको याद करना है। F1 आपको याद करना है। F8 है कुछ एडवांस फंक्शन को एक्टिव करने के लिए। F9 है लैपटॉप की स्क्रीन को ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए। F10 है वो लैपटॉप की स्क्रीन की ब्राइटनेस को घटाने के लिए। F11 क्या है? इसकी फुल स्क्रीन करने के लिए, कंप्यूटर की फुल स्क्रीन करने के लिए। बंद करने के लिए भी यही यूज होता है। तो इसमें 1, 2, 3 और 4 ये तो आपको जबान पर याद होना चाहिए। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य जो पीछे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। इसके द्वारा? प्रोसेस के द्वारा। प्रोसेस के द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में कौन बदलता है? कंप्यूटर। बिजनेस उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन था? यूनिवेक। इंटेल कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? इनपुट देते हैं, फिर कंप्यूटर प्रोसेस करता है और फिर क्या होता है? आउटपुट के रूप में हमें परिणाम मिल जाता है और वो क्या हो जाता है? मेमोरी में स्टोरेज हो जाता है। कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया? तो 5। आपको पांचों के पांचों बताए थे, 1, 2, 3, 4, 5। उसके पीढ़ियों का समय बताया था। उसके बाद में उसमें भाषा कौन सी यूज हुई, उसके बाद में तकनीक कौन सी यूज की, और उसका खास उदाहरण जो था वो आप देख लीजिए। 1 नंबर तो कहीं भी नहीं जाना है, और हमने जो चार्ट बना के उसको बताया सबसे बेस्ट में से एक है। उसके बाद रजिस्टर सीपीयू के अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में होता है। उसके बाद में है सीपीयू और इनपुट आउटपुट के यूनिट के बीच में संकेतों का आदान प्रदान का कंट्रोल कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर किसी भी प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है? तो फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। और फैच क्या होता है? कमांड को ले जाने की प्रक्रिया। सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड मापी जाती है किसमें? MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ALU रजिस्टर में काम करता है। डेटा को इंफॉर्मेशन में कौन बदलता है? तो प्रोसेसर। रैम और रोम कहां होते हैं? तो मदरबोर्ड में। प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में स्पीड मिसमैच को मेंटेन कौन करके देता है? तो कैश मेमोरी। मोडेम को जोड़ा जाता है मदरबोर्ड से। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? सिस्टम बोर्ड। एक महत्वपूर्ण है मोडेम है वो इनपुट और आउटपुट दोनों का उदाहरण है। उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो मेन कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते हुए प्राय सिस्टम के साथ बाद में जोड़े जाते हैं? तो पेरिफेरल डिवाइस। तो साथियों